दोस्तों नमस्कार। कौसाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास बाल विकास पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास 42 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन तक इसके पिछले वीडियो में हम लोग बातें कर चुके हैं। तो 42 कहा क्या रहा है आइए हम लोग देखते हैं। 42 क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं या होते थे या होते हैं। तो इसमें कहा गया है बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की महोदय जो सहमत होते हैं। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि यदि परस्पर अंतःक्रिया आए, सामूहिक कार्य आए, सामाजिक कार्य आए, सहयोगात्मक अवस्था आए तो वो वाइगॉत्स्की महोदय द्वारा किया गया वो सिद्धांत को मानते हैं। तो अगर वो वर्ड आपके ऑप्शन में आ जाएगा तो 100% आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किए जाएं, या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कह रहा है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं। तो वाइगॉत्स्की महोदय परस्पर अंतःक्रिया, सामूहिक कार्य, सहयोगात्मक अवस्था या सहयोगात्मक समस्या समाधान जिसमें रहता है वही हमारा ऑप्शन राइट होगा। किसके अनुसार? वाइगॉत्स्की के अनुसार। तो इसमें यह दिया गया चौथे ऑप्शन में बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 42 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद इसमें पियाजे के अनुसार 43 क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है डैश अवस्था में है। यदि 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तो वो किस अवस्था में माना जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन दिया है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा अवस्था दिया है या तीसरा ऑप्शन दिया है संवेदीय गतिक, या चौथा ऑप्शन दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में होता है। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 43 का वो चौथा ऑप्शन दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 43 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 44 क्वेश्चन। 44 कह रहा है डैश के विचार, किसके विचार? के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो स्किनर बोले थे या फिर पावलोव महोदय बोले थे या फिर युंग के अनुसार है या फिर पियाजे के अनुसार है। तो किनके अनुसार? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा पियाजे के अनुसार या पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो हमारा 44 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 45 क्वेश्चन देखते हैं। 45 कह रहा है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पहला ऑप्शन जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से, या अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगॉत्स्की अभी हमें आपको एक ट्रिक बताए थे जो यदि आपको वाइगॉत्स्की दिया रहेगा तो परस्पर अंतःक्रिया दिया रहेगा, या सामूहिक कार्य दिया रहेगा, या सहयोगात्मक अवस्था दिया रहेगा, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो होता है वो वाइगॉत्स्की महोदय जी दिए थे। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बोला जाए या परस्पर अंतःक्रिया से बोला जाए, बात वही है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन 55 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसके अनुसार? वाइगॉत्स्की के अनुसार। अगर दोस्तों आपको यदि वाइगॉत्स्की वर्ड दिख गया, यानी वाइगॉत्स्की जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अगर परस्पर अंतःक्रिया दिख जाए या परस्पर क्रिया दिख जाए तो वो 100% वही हमारा राइट आंसर होता है। तो 45 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कोहलबर्ग के अनुसार आपको एक ट्रिक बता देंगे।
कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए, क्या प्रस्तुत किए? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग, यदि आपको वर्ड दिख जाए, कोहलबर्ग जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, वो जो दिए थे वो क्या बोले थे? वो परस्पर नैतिकता यानी नैतिक, परस्पर नैतिकता या नैतिक, कोई भी वर्ड नैतिक से संबंधित कोई वर्ड दिख जाए और कोहलबर्ग के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हो तो वही हमारा 100% राइट ऑप्शन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक या फिर नैतिक। तो कोहलबर्ग है, यहाँ नैतिक 100% दिया है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 47 देखते हैं। 47 में क्या कह रहा है? 47 में कह रहा है मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो इसमें कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, पहला जो दिया गया है, इसमें मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो होता है क्या अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना, खेल के माध्यम से सीखता है, या फिर शैशवावस्था बालक तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करने योग्य हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है उसको हमको टिक करके बताना है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो सही मिलान वाला जोड़ा दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। तो ये 100% राइट है। तो 47 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी नीचे के तीनों गलत हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। या तीसरा ऑप्शन प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? जो हमारा राइट ऑप्शन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का जो उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों में प्रश्न पूछना। नाजुक परिस्थितियों में प्रश्न पूछना या अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों में प्रश्न पूछना, ये क्या है? आधारभूत सहायता के एक उदाहरण होता है। तो 48 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 49 क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप जो स्कीमा है निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को किसके रूप में जाना जाता है या किस रूप में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के अनुसार समावेशन, जीन पियाजे के अनुसार समावेशन और अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या फिर समीकरण और संशोधन के रूप में, फिर या समावेशन और समायोजन के रूप में, या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में। किनके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार हमको बताना है। क्या बताना है? जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप जो स्कीमा होता है का निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम स्वरूप जो घटित होता है, इन दो क्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो पियाजे के अनुसार इन दो क्रियाओं को जो है वो समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। हम थ्योरी की क्लास में भी बताए थे समायोजन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो स्कीम्स जो स्कीमा होता है इसके अनुसार जो समायोजन और समावेशन के अनुसार बच्चा क्या करता है, नवीन परिणाम को या पुरानी योजनाओं के तहत परिणाम स्वरूप घटित होता है और बच्चा इसके तरीके से अपना जो पुराने ज्ञान के आधार मानकर उसको अपना समायोजन या समावेशन करता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 49 का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन दिया वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, या दूसरा ऑप्शन ईश्वरीय न्याय का विश्वास, तीसरा शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, चौथा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन।
जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या सक्रिय सहभागिता जो होता है आवश्यक होता है। तो 50 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सक्रिय बच्चा सक्रिय है इसमें ना, तो यही हमारा 100% राइट हो जाएगा। सक्रिय सहभागिता जो होती है वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसके अनुसार ऑप्शन हमारा 100% राइट होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो आवश्यक होता है। तो 50 का फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 51 निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसमें हमको निगेटिव छांटना है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है अनुत्क्रमणीयता, दूसरा ऑप्शन दिया ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा प्रतीकात्मक विचार का विकास, चौथा अहम मान्यता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो होती है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं मानी जाती है। तो 51 का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी अनुक्रमणीयता, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था मानी जाती है, लेकिन क्या नहीं मानी जाती है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो होती है वो नहीं मानी जाती है। तो 51 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 52 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। यानी पियाजे के अनुसार कौन सा सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है या कहा नहीं जा सकता है। तो पियाजे के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, या दूसरा ऑप्शन विकास गुणात्मक चरणों में होता है, या तीसरा ऑप्शन बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, या चौथा ऑप्शन दिया गया है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता है। तो पियाजे के अनुसार जो है विकास जो होता है गुणात्मक चरणों में होता है, ये बात कहना गलत होता है। किनके अनुसार, पियाजे के अनुसार। तो 52 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 53 क्वेश्चन में बोला है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहला जो दिया है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, या अलग से ऑप्शन जो दिए हैं वो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं बच्चे, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो 53 क्वेश्चन में जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं उस प्रकार से क्या करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उस प्रकार से क्या जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो 53 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब 54 एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई को दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार, किनके अनुसार, कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी हिंज नाम का एक बालक है या मनुष्य है जो अपनी एक दवाई की चोरी करता है और वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए, क्योंकि वो उस दवाई से उसकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। तो एक बच्चा है वो अपना तर्क देता है कि हिंज को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो बच्चा जो है कोहल वर्ग के नैतिक जो सिद्धांत दिए थे वो किसके अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत आता है, या यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास के अंतर्गत आता है, या सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास के अंतर्गत आता है, या दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो यदि कोहल वर्ग के अनुसार यदि बच्चा
डर के मारे और उसके दंड के डर से या आज्ञा पालन के डर से आज्ञा पालन करता है, दंड के डर से आज्ञा पालन करता है, तो वो क्या किस वर्ग में आता है? तो वो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि कोहलबर्ग बोले थे जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है बालक की, जिसमें बच्चा 3 या 4 से लेकर 10 वर्ष तक का होता है, इसमें बालक जो होता है दंड के द्वारा अच्छी क्रियाएं करता है या आज्ञा पालन करने के लिए अच्छी क्रियाएं, जो सकारात्मक क्रियाएं होती हैं वो करता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा वह बच्चा का नैतिक समझ की किस अवस्था में है? तो वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की समझ के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जो 3 से 10 वर्ष का बालक होता है वो समाज में दंड या आज्ञाकारिता या पुरस्कार पुनर्बलन बड़ों के दबाव से बच्चा सीखता है। तो वो जब बड़े लोग बोल देते हैं कि गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं आपको दंड दिया जाएगा, या कुछ चोरी करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, तो वही बच्चा वो अपने दिमाग लगाकर उसको सोच रहा है कि यदि हिंज जो है यदि दवाई की चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। तो ये किस के अंतर्गत, किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ये दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। तो 54 का हमारा 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वैगात्स्की क्या कहते हैं? यानी जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, यानी अपने अंदर जो बातें करते रहते हैं, लेव वैगात्स्की के अनुसार क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या फिर भ्रांत वार्ता। तो लेव वैगात्स्की के अनुसार इसको क्या कहा जाता है? तो लेव वैगात्स्की के अनुसार जो है इसको जो है व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अपने अंतर्मन से वो स्वयं बातें करते रहता है। तो जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वैगात्स्की क्या कहते हैं? वो लेव वैगात्स्की जो होते हैं वो व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत रखते हैं या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। 55 का हमारा 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के अभाव को महत्व दिया? जॉन बी वाटसन या लेव वैगात्स्की या फिर जीन पियाजे या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग? तो इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन्हें चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? अब इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं, परस्पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो होता है वो कौन वैज्ञानिक मानते हैं? तो 56 में जो हमारा है वो दूसरा ऑप्शन लेव वैगात्स्की। अगर परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आ जाए तो वो लेव वैगात्स्की के अनुसार होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 56 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी किनके अनुसार? पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सध्यात्मक विचार, या फिर संरक्षण का अच्छा समावेशन, या फिर स्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व, या फिर प्रतीकात्मक खेल विचारों की उत्क्रमणीयता। तो लेव वैगात्स्की पियाजे के अनुसार प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है क्या चीज़ विशेषित करता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। तो 57 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 58 क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, या अनुबंधन, या फिर प्रबलन? तो किनके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे जी के अनुसार या पियाजे की संरचना कौन सी है? तो पियाजे की संरचना जो बताए थे वो स्कीम या स्कीमा बताए थे। तो 58 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 59 क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है? नैतिक विकास के किस चरण को ये दर्शाता है? ये नया एकदम क्वेश्चन बना है, सीटेट जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार
किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं या सहमति व्यक्त करते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है या नैतिक विकास के किस चरण को ये दर्शाता है। तो ये नैतिक विकास के उत्तर प्रथागत चरण को दर्शाता है। तो 59 का हमारा ये इसको हम गलत बता दिए हैं। तो इसमें उत्तर प्रथागत अवस्था दिया है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया है या प्रथापूर्व या प्रथागत। तो इसमें जो दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के कौन सा चरण को दर्शाता है, ये नैतिक विकास के प्रथागत चरण को ये दर्शाता है। तो हमारा 59 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। हम आपको बताए थे अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अभिविन्यास प्रस्तुत करते हैं बालक, वो किस अवस्था में प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन दिया है परतंत्र नैतिकता स्तर या पारस्परिक स्तर या फिर सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर या फिर पूर्व पारस्परिक स्तर। तो किनके अनुसार है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में कौन से स्तर पर बच्चा क्या प्रदर्शित करता है, अपने आप को अच्छा लड़का प्रदर्शित करता है, अच्छी लड़की प्रदर्शित करती है, अभिविन्यास की किस अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। तो वो जो है पारस्परिक स्तर जो होता है इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की के रूप में बच्चे जो है प्रदर्शित करने की चेष्टा रखते हैं। तो 60 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो होता है बच्चा स्वयं को उत्तम लड़का उत्तम लड़की और परंपराएं जो होती है सामाजिक नियम जो होता है उसके अंदर रह के बच्चा कार्य करता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है। तो वो दूसरी अवस्था होती है कोहलबर्ग की, जिसको परंपरागत अवस्था कहते हैं। वो अवस्था जो होती है 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था तक मानी जाती है। इसमें बच्चा समाज में जो होता है उत्तम लड़का उत्तम लड़की और परस्पर सामाजिक जो परिवेश में जो नियम बनाए जाते हैं उसको बड़ी खूबी से वो निभाता है या निभाने का प्रयास करता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था होती है, इसको पारस्परिक स्तर भी बोला जाता है। तो 60 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 61 एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वैगास्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। यानी एक अध्यापिका है वो अपनी कक्षा के लिए वाइगास्की महोदय के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो वाइगास्की के अनुसार किसके प्रयोग से बचना चाहिए, तो पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करने से बचना चाहिए या सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना से करने से बचना चाहिए या अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग करने से बचना चाहिए या आवश्यकता के अनुसार पाड़ को बोलते हैं सहयोग के प्रयोग से बचना चाहिए। तो किनके अनुसार, वाइगास्की के अनुसार आपको बताना है। तो वाइगास्की के अनुसार किस चीज़ से बचना चाहिए, तो अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 61 का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग जो नैतिकता का सिद्धांत दिए थे निम्नलिखित में से कौन सा वो शामिल नहीं है, इसमें नहीं है आपको देखना है। तो उत्तर पारस्परिक चरण या पारस्परिक चरण या अपारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण है, उत्तर पारंपरिक चरण या पारंपरिक चरण या अपारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल कौन सा नहीं है, तो कि कौन सा जो लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे उसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो हमारा जो अपारंपरिक चरण है वो लॉरेंस कोहलबर्ग इसमें ये शामिल नहीं है। बाकी उत्तर पारस्परिक चरण शामिल है, पारस्परिक चरण भी शामिल है और पूर्व पारंपरिक चरण भी शामिल है, लेकिन ये अपारंपरिक चरण शामिल नहीं है। तो हमको नेगेटिव आपको चाटना था, तो ये नेगेटिव है। ये कौन सा, 62 का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये नियम दिए थे, इसको नहीं दिए थे, हमको नहीं पूछ रहा है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 62 का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 क्या कह रहा है, लेव वैगास्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में
निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। तो किनके अनुसार 63 में जो दिया गया, लेव वागास्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो पहला दिया है सांस्कृतिक उपकरणों का अहम हस्तक्षेप या रट कर याद करने पर बल या गैर संदर्भित पाठ्यक्रम या फिर सहकर्मी सहयोगिता। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, सहकर्मी सहयोगिता को उपयुक्त बताए थे। तो 63 का जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा जो है पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का जो पेंसिल है ग से बड़ी है, तो यह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है सकारात्मक अनुमान, दूसरा संरक्षण, तीसरा परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क और चौथा ऑप्शन दिया है क्रमबद्धता। तो यदि किसको रुचि नाम की एक बच्ची है, उसको क्या दिखाया जाता है, 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, यानी का पेंसिल जो है इतनी लंबी है, खा पेंसिल जो है क्या है, खा पेंसिल गा पेंसिल से बड़ी है, तो खा पेंसिल गा पेंसिल से बड़ी है। फिर उसके बाद जब बड़ी है और खा पेंसिल भी गा पेंसिल भी इसके किससे बड़ी है, गा पेंसिल से बड़ी है। तो गा पेंसिल मान लीजिए इतनी बड़ी है, तो उसमें उसको दिखाया गया। तो बच्ची जो है वो संज्ञानात्मक विकास की विशेषता कौन सी वो बताती है कि जो का पेंसिल है ग से बड़ी है, तो वो संज्ञानात्मक विकास की विशेषता किस विशेषता को दर्शाता है। तो वो जो किस विशेषता को दर्शाएगा, वो सकारात्मक अनुमान की विशेषता को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पेंसिल सामने सामने रख दी गई हैं और उसमें वो अनुमान लगा के अपना बता रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 65वां क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्नलिखित में से क्या कर पाने के लिए योग्य होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया प्रतिवर्तन, दूसरा ऑप्शन दिया अमूर्त चिंतन, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, चौथा ऑप्शन दिया है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। तो कौन सा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 65 में कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्नलिखित में से क्या कर पाने के योग्य होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो किसको बोला जाता है, वो थर्ड अवस्था होती है, ये जो 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है क्या करने योग्य हो जाता है, तो वो प्रतिवर्त क्रियाएं करने योग्य हो जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक हो जाती है। उसमें मूर्त चिंतन, पलटावी गुण, गणितीय संक्रियाएं करने लगता है और बालक छोटी छोटी तार्किक चिंतन भी करने लगता है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य हो जाता है, तो वो प्रतिवर्त क्रियाएं कर पाने योग्य हो जाता है। तो 65 का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना क्लास के अपडेट आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हम अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।